नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। केंद्र सरकार आम बजट पेश करने को तैयार है और बेकरार हैं देशवासी कि उन्हें क्या मिलने वाला है। इस खास अवसर पर राज्यों की भी अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं। केंद्र से मिलने वाले केंद्रांश के साथ साथ विभिन्न योजनाएं जो राज्यों को घरेलू स्तर पर काफ़ी मदद पहुंचाती है, उनमें क्या खास होगा, इस पर राज्यों की नज़र टिकी है। झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण एक राज्य जो देश के विकास को गति देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करती है, उस राज्य को भी इस बार के बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो राज्य एक लंबी छलांग लगाने को तैयार है। 25 साल हो चुके हैं उसके गठन को और अब एक ऐसी उपलब्धि हासिल करने का इंतज़ार जो आगे आने वाले दिनों में याद रखा जाएगा झारखंड के स्वरूप को बदलने के लिए। तो इसी विषय पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारा मुद्दा यही है कि केंद्रीय बजट से झारखंड को कितनी उम्मीद है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव रोहित अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए सुनील सिंह जी हैं और बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए दीनदयाल वर्णवाल जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रोहित जी, उम्मीदें क्या है आम बजट से? सभी को नमस्कार। इस आम बजट से हमें एज अ चेंबर बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि अब जो उन्नति होनी है वो पूर्वोत्तर राज्यों से ही होनी है जी। कि केंद्र सरकार भी समझती होगी और ये उन्नति में इसका ग्रोथ इंजन झारखंड ही बनने वाला है, क्योंकि झारखंड एक युवा राज्य है। अभी 25 साल हमारे पूरे हुए हैं। खनिज संपदा जो झारखंड में है वो किसी राज्य में नहीं है। पूरे भारत देश का 60% मिनरल रिजर्व झारखंड में है। तो अब झारखंड एक एक्सपोर्टर नहीं हो के अब उसको डाउनस्ट्रीम भी करना चाहिए। यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए जी। केंद्र सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि अब झारखंड से केवल मिनरल्स ही नहीं रहे, वहाँ डाउनस्ट्रीम भी कैसे हो, यहाँ कैसे इंडस्ट्रीज लगे हैं, रेलवे की, डिफेंस की, हेवी इंजीनियरिंग की, कि ऐसा नहीं हो कि एक्सपोर्टर ही रह जाए। अगर झारखंड के मिनरल एक्सपोर्टर ही रहेगा तो जॉब एक्सपोर्टर भी बनकर रह जाएगा। तो झारखंड को उस नजरिए से भी सरकार को देखना चाहिए और एवेन्यूज प्रदान करनी चाहिए केंद्र सरकार को, जो कि मुझे लगता है वो जरूर इस बार करेंगी। विशेष पैकेज कुछ देगी झारखंड को, हम काफी आशान्वित हैं। चलिए, हम उम्मीदों पर दीनदयाल जी से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि पार्टी के स्तर पर भी काफ़ी कुछ बातचीत चर्चा होती है गलियारों में, बैठकों में, और ऐसे में क्या उम्मीद रखें झारखंड वासी केंद्र सरकार से? दीनदयाल जी। दीपक जी, यह आम बजट है और केंद्र के द्वारा आम बजट हर साल 1 फरवरी को आती है। अभी क्या है, 140 करोड़ जनता का निश्चित तौर पे आशा जुड़ा हुआ है केंद्र से, और उस 140 करोड़ में 3.25 करोड़ जनता झारखंड का भी है जी। तो स्टेट वाइज क्या प्लान है, यह तो एक बात है, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे पिछले वर्ष हमने देखा कि 12 लाख तक इनकम वाले को टैक्स फ्री कर दिया गया था। लास्ट आपने देखा कि 4 महीने पहले ठीक पूजा के समय जीएसटी में बड़े बदलाव किए गए और आम जनता को बड़ी फायदा मिली है। कैंसर के दवाओं तक टैक्स फ्री कर दिया गया। कई चीजें हैं जो लाभ मिला है और मुझे पूरा उम्मीद है माननीय मोदी जी, जो पूरे विश्व में आज चर्चित है, और इसलिए चर्चित है कि आज आने वाला कल यह भारत अब तीसरी महाशक्ति बनने वाली है, आर्थिक महाशक्ति बनने वाली है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे उनका यह इशारा जरूर होगा कि जब तक ग्रामीण भारत और शहरी भारत, इंडस्ट्री भारत और खेतीहर भारत जब तक एक साथ तरक्की नहीं करेगा, तब तक कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार का बजट जनता पर खरे उतरेगी और साथ ही साथ झारखंड के लिए भी कुछ न कुछ सौगात जरूर रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि झारखंड का बजट अभी ड्राफ्टिंग के प्रोसेस में है, लोगों से सलाह मशवरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी विश्व आर्थिक मंच पर अपनी बात रख के झारखंड को एक बेहतर
निवेश का डेस्टिनेशन बताकर लौटे हैं, तो उन्होंने भी सलाह दी है, तो ड्राफ्टिंग में उनकी सलाह भी काफी मायने रखती है। और केंद्र के बजट से अगर कुछ बेहतर उम्मीद है तो झारखंड अपना बजट व्यापक और विस्तार के साथ पूरे भरोसे के साथ ला सकता है। नहीं तो हो सकता है बजट में अपने बलबूते अगर कुछ करना रहा, अपने बलबूते करने के लिए छोड़ दिया जाए तो काफी दबाव में आ जाएगा राज्य और बजट पर उसका प्रभाव भी दिखेगा। सुनील जी, किस तरह से तैयारी चल रही है? निश्चित तौर पर दीपक जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं कि आप कशिश चैनल ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर और झारखंड से संबंधित बजट पर अपना आज आपने चर्चा रखा है कि भारत सरकार झारखंड के लिए क्या सोचती है। जी। दीपक जी, 2024-25 के बजट में आदरणीय जी देश के प्रधानमंत्री महोदय ने इस राज्य के लिए बिल्कुल झारखंड के 4 करोड़ जनता के साथ सौतेला व्यवहार करने का उन्होंने काम किया। इस राज्य के लिए उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। आप जानते हैं कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य झारखंड है, जहां से 40% मिनरल की प्रोडक्शन है और पूरे देश में वो मिनरल जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि झारखंड के कोयला से गुजरात में 50,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। झारखंड की कोयला से बंगाल में 35,000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता है। झारखंड के कोयला से बिहार में 15,000 मेगावाट प्रोडक्शन होता है और झारखंड के कोयला से मात्र 5,000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता है। इसलिए कि 14.5 वर्षों की झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जब राज्य अलग हुआ था तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी 2000-2005 तक रहे और राज्य उसके बाद में 2014 से 2019 के बीच में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही। तो 14.5 वर्ष में 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार रही। और आज की स्थिति ऐसा है दीपक जी कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी इस तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है कि झारखंड वासियों का 17,000 करोड़ अनुदान की राशि, 40,000 करोड़ अनुदान की राशि, 1300 मनरेगा का बकाया, 6,500 करोड़ जल नल योजना की बकाया, वृद्धा विधवा पेंशन का 300 करोड़ रुपया का बकाया। तो इस तरह से इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। ओबीसी छात्रों की आरक्षण का, स्टाइपेंड का 800 करोड़ रुपया का बकाया। तो आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के साथ, इस राज्य की जनता के साथ, यह राज्य की जनता ने लोकतांत्रिक सरकार, महागठबंधन की सरकार चुना है जिसके मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं। तो लोकतांत्रिक ढांचा में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं आशा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जरूर इस राज्य के 4 करोड़ जनता के साथ सौतेला व्यवहार न करें। इस राज्य की जनता के लिए भी ऐसा झारखंड को बनाने का प्रयास कि लोग मोदी जी को हमेशा नाम ले कि मोदी जी देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को, संघीय ढांचा को मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री हैं। वो देश के 140 करोड़ जनता के साथ निष्पक्ष न्याय करने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। इस राज्य के 4 करोड़ जनता के साथ अन्याय नहीं करेंगे। इस विश्वास के साथ हम लोग इंतजार करेंगे बजट का। बिल्कुल, दीनदयाल जी से इसका जवाब तो लेंगे, लेकिन साथ में दीनदयाल जी मेरा भी छोटा सा सवाल है, उसका भी जवाब दे दीजिएगा कि अगर आप कहें कि सुनील जी राजनीति से प्रेरित होकर बयान दे रहे हैं तो फिर मोमेंटम झारखंड, यानी कि झारखंड को गति देने के बीजेपी के डबल इंजन वाली सरकार के प्रयास के बावजूद यहां संगठन आपका ठप हो गया, सत्ता से बाहर कर दिया गया, क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? तभी तो नहीं दीपक जी, देखिए, चुनाव जीतना और चुनाव हारना, और चुनाव के में जब जीत हासिल होती है तो आधा 1% का ही अंतर रहता है। तो जिससे इसका यह मतलब नहीं है कि हम झारखंड से बाहर हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ 0.6% का वोट का अंतर था, तब जिसके कारण हम लोग चुनाव हारे हैं। लेकिन इससे यह अर्थ नहीं है, लेकिन लगातार आप देखिए महागठबंधन की सरकार आई जरूर है, लेकिन घोटाले और भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है। आज ही देखिए पेपर में के माध्यम से मैंने देखा, पढ़ा, या आप लोग के माध्यम से पढ़ा कि मुख्य सचिव के घर में भी रेड पड़ रही है। अब आप बताइए कि जिस राज्य में मुख्य सचिव ही लिप्त हो, जिस राज्य में मुख्यमंत्री के सचिव ही लिप्त हो भ्रष्टाचार में, उस राज्य का क्या होगा? जिस राज्य में जब तक मुख्यमंत्री और बड़े अधिकारी
अगर एक शपथ लेते हैं और वही लोग राज्य को लूटने में लगे हुए हैं तो निश्चित तौर पे राज्यवासी का हालत खस्ता होगा। अब रह गई सुनील जी की बात कि सुनील जी ने कहा कि भाई ये बकाया है। अरे बकाया है तो टीवी में मांगने से नहीं चलेगा, बकाया है तो आप स्वतः केंद्र को लिखिए। अगर वास्तव में बकाया केंद्र है को लिखिए तो क्या, मिलना केंद्र से है मंत्री आते हैं, केंद्र से मंत्री आते हैं, झारखंड में विजिट करते हैं, साइट्स पर जाते हैं, बैठकें होती है, वहां राज्य सरकार विभागीय मंत्री विभागीय सचिव अपनी मांग रखते हैं, चाहे कोयला मंत्री हो, रेल मंत्री हो, और वित्त मंत्रालय के अधिकारी पहुंचते हैं, वित्तीय राज्य मंत्री हो, रक्षा राज्य मंत्री हो, तमाम मंत्री तो पहुंचते हैं, यहां मौजूद रहते हैं। उन सबके पास पिछले 4-5 साल से यही कर रहे हैं हेमंत सोरेन। नहीं, फिर मैं फिर से बात कर रहा हूं कि कभी भी मीडियाबाजी करने से किसी का बकाया नहीं आएगा। अगर आपका बैंक में पैसा डिपॉजिट है तो बैंक में फॉर्म भर के आपको पैसा निकालने के लिए बैंक जाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई कागज में है तो कागज से बात करना चाहिए, ना कि मीडिया में हवाबाजी करने से होगा। मुझे तो लग रहा है कि ये कार्यक्रम हवाबाजी में ये सरकार ज्यादा करने लगी है। ये तो कहते हैं कि आपका मोमेंटम झारखंड वाला कार्यक्रम हवाबाजी था और इसी हवा में आपकी पार्टी उड़ गई। दीपक जी मैं 10 सेकेंड आपका और ले रहा हूँ। नहीं, आप 1 मिनट लीजिए और बताइए। लेकिन देखिए लगातार आप देख रहे होंगे दीपक जी। हेलो, बोलिए, सुन रहे हैं दीनदयाल जी, सुन रहे हैं आपको। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप लगातार देख रहे होंगे कि जितना भी केंद्र की योजनाएं हैं, जितने पैसे केंद्र का है, आधे सरेंडर कर दे रहे हैं राज्य सरकार। क्यों सरेंडर कर रही है? तो ये अपने हिस्सा डालती ही नहीं है। अब एक संघीय ढांचा का एक व्यवस्था है, व्यवस्था में यह है कि कितना पैसा राज्य को देना है और कितना पैसा केंद्र को देना है। चलिए, अब मतलब दीनदयाल जी स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि राज्य का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसलिए उसे प्राइज नहीं मिल रहा है। ये आप कह रहे हैं दीनदयाल जी कि अगर राज्य सरकार परफॉर्म करे तो केंद्र सरकार उन्हें प्राइज देगी। निश्चित तो नहीं, देखिए प्राइस का मुद्दा नहीं है। हाँ। पर मुद्दा है कि अगर आपको 100 रुपए का बजट दिया गया और उसमें 40 रुपए आपको देना है तो 40 तो आपको भी डालना पड़ेगा, आप नहीं डालेंगे। ये सब ठीक है, लेकिन रामदास आठवले जी आए थे, कह कर गए हैं कि हमारे साथ आ जाइए, आपको बेहतर प्राइज मिलेगा। इसीलिए ये सवाल था कि प्राइज दे रहे हैं या नहीं। गठबंधन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसी का ये बागी है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब सुनील जी से ले रहे हैं। सुनील जी, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं इसलिए प्राइज नहीं मिल पा रहा है केंद्र से। दीपक जी, आप एक पढ़े लिखे और बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। मैं बहुत बारीकी से आपके समक्ष कुछ बात रख रहा हूं। आपको 2024 में जुलाई माह में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, सभी राज्य ने अपने माइनिंग की बकाया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के अक्टूबर माह में यह आदेश दिया कि जिन जिन राज्यों का मिनरल्स का बकाया है वह राज्य को भारत सरकार 2026 के अप्रैल माह से लेकर 12 किस्तों में पैसा सभी राज्य को मिलेगा। झारखंड की धरती पर 2024 के लोकसभा चुनाव में 14 सीट में 9 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसदों में एक सांसद भी इस राज्य के 1,36,000 करोड़ जो बकाया है, जिस बकाया को डिटेल्स श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 24 नवंबर 2024 को डिटेल्स के साथ में माननीय उस समय के वर्तमान मुख्य सचिव महोदया अलका तिवारी जी के माध्यम से लेटर भारत सरकार के कोयला मंत्री को भेज दिया गया और वह लेटर 3 बार, मैं जो बात मैं साख के साथ बोल रहा हूं, आप 24 नवंबर 2024 को लेटर उठाकर आप देख ले। लेकिन भारत सरकार, इस राज्य के श्री संजय सेठ जी भारत सरकार के मंत्री है, उसके बाद 9 सांसद हैं, एक लोग भी जो राज्य के भारतीय जनता, जो झारखंड के जनता ने 9 सांसद को बीजेपी का चुनने का काम किया और जिस राज्य का 1,36,000 करोड़ माइनिंग का बकाया हो और एक बार भी कोई जुबान से बात नहीं निकले।
2024-25 के जनवरी माह में सरकार बनने के बाद में भारत सरकार के कोयला मंत्री के साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक उच्च स्तरीय बैठक होती है। माननीय कोयला मंत्री भारत सरकार कहते हैं कि आप भी एक टीम बनाओ और मैं भी 10 दिन में टीम बनाता हूं। आज तक कोयला मंत्री भारत सरकार के एक भी टीम नहीं बनाए और झारखंड में बार बार लेटर इस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा भारत सरकार को दिया जाता रहा, लेकिन आज तक, इसलिए यह लगता है कि भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस राज्य के 4 करोड़ जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिल्कुल उचित नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो शासित साथी बोले भ्रष्टाचार, भाई आपको जानकारी है कि 2016 में 2 दिन का आपने रखा था आपका उद्योगपतियों की बैठक, जिसमें आपने 900 करोड़ रुपया का हाथी उड़ा दिया। आपको यह पता है कि हाथी आपने उड़ाया, 2 दिनों के बैठक में 200 एमई हुआ, 3,10,000 का एमई हुआ। एक भी यहाँ पर पटल पड़े भ्रष्टाचार की आपको बात करते हैं। मैं श्री रघुवर दास के बारे में बताता हूं, दीपक जी, बड़ी स्पष्ट करता हूं। आप जानते हैं दीपक जी जानते हैं कि मैनट कंपनी को बिहार के आदरणीय उच्च न्यायालय ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया और उस कंपनी को उप मुख्यमंत्री रघुवर दास जी 2009 में रहते हुए बिना टेंडर का आपको उनको ड्रेनेज सिस्टम का 350 करोड़ का रांची का काम देने का काम किया। और ड्रेनेज सिस्टम कहां है, ज्यादा अच्छा भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी बचाएंगे। पूरे पैसा को लूट लिया गया। तो भ्रष्टाचार की आप अपनी, जिसके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरे घर पत्थर नहीं फेंका करते। ठीक है सुनील जी, ये तो बात आ गई, ये तो हो गई राजनीतिक नफा नुकसान और खींचतान। हम थोड़ा रोहित जी के पास चलते हैं और कुछ ये है इनके बजट की चर्चा। नहीं दीनदयाल जी, आपने भी वही चर्चा की जो इन्होंने चर्चा की। आप चर्चा में यही है। नहीं, आपने जिस हिसाब से तीर चलाया, उन्होंने ढाल लगाया और फिर वापस उन्होंने तीर चलाया है, और कुछ खास उन्होंने नहीं किया। हम रोहित जी के पास आते हैं। रोहित जी, कुछ विशिष्ट चीजें हैं इस पर अगर केंद्र की सरकार ध्यान दे तो झारखंड को काफी फायदा हो सकता है। एक, आपने कहा कि हम सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मिनरल्स को बाहर भेज देते हैं। एक तो उसका मूल्य कम मिलता है, टैक्स कम मिलता है, उसके प्रोसेसिंग के साथ साथ अगर प्रोडक्ट तक के चेन को हम तैयार कर सके झारखंड में, इसमें केंद्र क्या सहायता कर सकती है? देखिए, केंद्र इसमें बहुत सहायता कर सकते हैं। यहाँ ये एमएसएमई को प्रोत्साहन दे सकती है, इजी क्रेडिट का एक करे। देखिए, ये लोन मिलना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसके लिए एमएसएमई को इजी लोन की अवेलेबिलिटी उपलब्ध कराए, स्किल डेवलपमेंट में सहयोग करे तो यहाँ के युवा नए रोजगार में लग सकते हैं। ये ब्रेन डेड नहीं होगा, यहीं पे नए रोजगार लगेंगे। ये देखिए, हमारा एग्रीकल्चर स्टेट भी है, यहाँ कोल्ड चेन का सपोर्ट हो तो यहाँ अच्छी फसल है मटर की, आपके भिंडी जो होते हैं, जो ओखरा होते हैं, ये सबका अच्छा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है। तो ये सब पे सरकार को देखना चाहिए कि हम कैसे स्वावलंबी बने। बस एक ही है कि हम खनिज संपदा को ही हमारा ग्रोथ किया जाए, एक्सट्रैक्ट किया जाए, वैसा ना देखा जाए। झारखंड को भी अपने पैर पे खड़े होने का मौका दिया जाए। कोल है, झारखंड को बिजली के अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई किस तरह से मिल सके, पावर सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, उस पर देखा चाहिए। अभी हम लोग दावोस गए थे झारखंड सरकार के साथ, उसमें हमने बहुत कुछ देखा कि दुनिया किधर चल रही है और हमें हमारा देश कहाँ है। और मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडिया पवेलियन था उसमें 9 स्टेट्स थे, उसमें झारखंड भी था। और सबसे ज्यादा पूरी दुनिया की निगाहें झारखंड पे ही थे, क्योंकि ये मिनरल स्टेट है, क्रिटिकल मिनरल्स है। लेकिन हम केवल एक्सपोर्टर ना बन के रह जाए केवल मिनरल्स के, हमें यहाँ भी इसको कैसे प्रोसेस करना है, आखिरी लेवल तक कैसे करना है, जो ट्यूटोरियल वो देखना चाहिए। और इसमें झारखंड सरकार को पूरा सहयोग अगर सेंट्रल का मिलेगा तभी होगा। ये पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के दोनों सरकारों को देखना चाहिए, क्योंकि राज्य मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। और हमारे जो हम सीएम साहब है काफी पॉजिटिव है इस मामले में, और मोदी जी भी है। तो फिर ये विवाद कहाँ है? मिलजुल के राज्य को मजबूत करे, झारखंड को मजबूत करे, तभी हमारा देश भी मजबूत। स्वाभाविक सी बात है। रोहित जी, एक और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी किस दिशा पे देखा जाए। बिल्कुल, एक और छोटी सी बात है, आप निवेशकों के बीच होकर आए हैं। निवेशकों को आकर्षित 3 चीजें करती है। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा जिसका आपने जिक्र किया कि उपलब्ध संसाधन, और तीसरा सिंगल विंडो व्यवस्था, जहां कोई लाल फीताशाही ना हो, रेड कारपेट वाली व्यवस्था हो। तो इन तीनों व्यवस्था में सरकार की कितनी तैयारी दिख रही है कि अगर केंद्र सरकार पहल करे तो तुरंत उसका लाभ झारखंड सरकार उठा सके? मुझे तो पूरी तरह से लग रहा है, क्योंकि हम साथ में थे, गए थे, बहुत अच्छी सोच लग रही है, अप्रोच लग रही है, नियत लग रही है झारखंड सरकार की। अब वो तो तैयार है अगला 25 साल स्वर्णिम बनाने के लिए। तो थोड़ा सा हैंड होल्डिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी हो जाए तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि झारखंड सरकार इसको
अगले 25 वर्ष स्वर्णिम होंगे और सारा जो सिंगल विंडो कह रहे हैं या पॉलिसी हो गया सबको दुरुस्त किया जाएगा और सरकार काफी अग्रसर है इस काम के लिए। तो मैं तो काफी आश्वस्त हूँ, बस सपोर्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का मिले तो मुझे नहीं लगता झारखंड सरकार कभी भी पीछे रहेगी। और ये मिलजुल के एक और छोटा सा सवाल आपसे रोहित जी, दीनदयाल जी आ रहे हैं आपके पास, आपका भी जवाब ले लेंगे। रोहित जी, छोटा सा सवाल ये है कि सिर्फ मिनरल्स ही नहीं है, हम प्राकृतिक रूप से भी बहुत संपन्न हैं, जमीन के अंदर भी और जमीन के ऊपर भी। डैम्स हैं, पहाड़ है, काफी है, जंगल है, झाड़ है, तो एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम बन सकते हैं, इतनी क्षमता है हम में। तो उसके साथ साथ हमारे जो स्पेशल फूड्स हैं, जो लोकल फूड्स हैं, वो भी प्रोसेसिंग में अगर जाते हैं तो काफी बड़ा कारोबार स्थानीय लोगों को उपलब्ध हो सकता है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली, मैं इस पे जोड़ना चाहूंगा। एक तो कल ही सुनने में आया था कि महेंद्र सिंह धोनी शायद टूरिज्म को प्रमोट करने वाले झारखंड को, जो बात सुनने में आई थी, अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और झारखंड बहुत अनटेस्ट है, बहुत वर्जिन है, अगर अच्छे से इसे प्रमोट किया जाए तो झारखंड एक बड़ा टूरिस्ट हब बन सकता है। तो इसके लिए तुम सरकार को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बढ़ चढ़ के करना चाहिए। और चेंबर पे अपने लेवल पे प्रचार प्रसार करेगा झारखंड का टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वेल कनेक्टेड है बड़े बड़े शहरों से उसमें। तो एयरपोर्ट है जैसे जहाँ देवघर में हो गया, रांची में हो गया, रेलवे स्टेशन भी, हाँ रेलवे की लाइन को बढ़ा, अभी भी 3-4 जिलों में रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से उस पर भी फोकस किया जाए। और टूरिज्म का तो है ही, और एक और बात जो आपने कही कि रिजॉर्ट वगैरह और इको फ्रेंडली ये करना, तो ये सब पे भी ध्यान फोकस करना चाहिए सरकार को। तो वाकई एक नया टूरिज्म हब ईस्ट इंडिया का टूरिज्म हब बन सकता है। चलिए ठीक है, तो बहुत ही संभावना है और थोड़ी सी सहयोग चाहिए। अगर केंद्र सरकार हाथ बढ़ाती है तो झारखंड एक लंबी छलांग लगाने की दिशा में अग्रसर हो सकता है, क्योंकि केंद्र के बजट में अगर बेहतर सहयोग राज्यों को मिलता है, राज्यांश और राज्यों का बकाया देने को लेकर कुछ बेहतर पैकेज केंद्र सरकार अपने बजट में अलग रखती है, तो इससे बहुत लाभ होगा और झारखंड के बजट में इसका तुरंत प्रभाव देखने को मिलेगा। समय अभाव है, हम फिर इस विषय पर आगे भी बातचीत करेंगे, बजट आने के बाद भी काफ़ी बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित अग्रवाल जी, दीनदयाल वर्णवाल जी और हमारे साथ जुड़े कांग्रेस के नेता सुनील सिंह जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले बार एक और मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।